नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 7 दिसंबर 2023 को हेडमास्टर एग्ज़ाम हुआ था और उसके जीएस के 24 प्रश्न आपके सामने हैं। और पहला प्रश्न है, मृत जीवों के अपघटक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु और कवक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। तो जो अपघटक होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं और डिकम्पोजर्स को एक नाम और से जाना जाता है सेप्रोट्रॉप्स। और जो जीवाणु होते हैं यानी कि बैक्टीरिया और कवक जो है यानी फंजाई, तो बैक्टीरिया और फंजाई या जीवाणु या कवक जो है ये मृत जीवों के अपघटक माने जाते हैं। और वायरस जो है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, तो इसलिए जो है यह अपघटक इसको हम नहीं मानते हैं। तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो विद्युत चुम्बक का कोर बनाने के लिए जो हम सामान्यतः उपयोग करते हैं वह करते हैं नरम लोहा। सॉफ्ट आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो स्टेनलेस स्टील होता है ये एलॉय होता है, तो एलॉय का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं विद्युत चुम्बक में। और एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है वह पक्षियों का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी। और जब ऑर्निथोलॉजी की भारत में जब भी बात होती है तो भारत के महान पक्षी विज्ञानी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी, और भारत के महानतम पक्षी विज्ञानी जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। और डॉक्टर सलीम अली के नाम पे जो है पक्षी अभयारण्य है। यह भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो पक्षी अभयारण्य है और ये कहाँ पे है? गोवा में है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है। तो यह 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। और ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको जो है श्रीहरिकोटा द्वीप से, श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करें तो 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 था ये दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। और साथ में जो 23 अगस्त 2023 को भारत ने अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पेस डे या अंतरिक्ष दिवस जो है भारत कब मनाएगा, या इस बार पहली बार मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त 2024 को जो है पहली बार जो है स्पेस डे अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 सितंबर 2023 को आप सभी जानते हैं कि भारत का जो पहला आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन है। और ये किसके लिए था? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए था। तो इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक, तो यह है ऑस्मोटिक दाब, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और इस प्रेशर के कारण या दाब के कारण जो है मृदा से पौधों की जड़ों में जल प्रवेश कर जाता है। और अगर हम बात करें केशिकत्व की, तो केशिकत्व जो है प्रक्रिया कहलाती है जिसमें जो है पौधे का जो जड़ रोम होता है, वो पौधे का जो जड़ रोम होता है, जड़ होता है, जड़ रोम यानी कि रूट हेयर्स। और जो जड़ रोम होता है इसको जो है केशिका क्रिया के वजह से, कैपिलरिटी बोलते हैं इसको, और कैपिलरी एक्शन या केशिका क्रिया के वजह से मृदा से जल ग्रहण करते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। केशिका क्रिया से जो है मृदा से जल ग्रहण करते हैं। और ये प्रवेश, जब बात आएगी कि प्रवेश करने का कारण क्या है, तो जो पौधों की जड़ों में मृदा से जो जल प्रवेश करता है तो उसका जो कारण है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्योंकि बगैर प्रेशर के जो है, और प्रेशर हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ काम करता है। तो जब तक हाई प्रेशर से लो प्रेशर नहीं जमेगा तब तक जो है ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। और केशिकत्व तो क्या होता है? तो जड़ रोम रूट हेयर्स में जो है केशिका क्रिया से मृदा से जल को ग्रहण करते हैं, जड़ रोम। और केशिकत्व हमेशा जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो है जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ है कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। और इसको जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसका मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है,
CaHCO3 डॉट 2 टाइम्स, और साथ में ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको जो है पानी में घुलने पर जो है उसको कठोर बना देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? तो ये सूखे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि जो है जल परागित पुष्पों में परागकण जो होते हैं वो जो है सूखे होते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखने हैं कि जो ये परागकोश होते हैं या परागकण होते हैं, अगर हम परागकण की बात करें यानी पोलन ग्रेन्स, तो यह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो परागकण ये कहाँ पाए जाते हैं? ये परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश जिसको हम एंथर बोलते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? ये तो ये स्टेमन या पुंकेसर का पार्ट होता है, यानी पुष्प का जो नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर के परागकोश में जो है परागकण पाया जाता है। और जो पुष्प का जो नारी भाग होता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। और यहाँ पे आपको जो है परागण की प्रक्रिया को ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। परागण यानी कि पोलिनेशन। तो परागण या पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। और एंथर जो है जिसको हम परागकोश कह रहे हैं, यानी परागकोश से जो है वतिकाग्र तक, परागकोश से वतिकाग्र तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परागण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतरस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसको हम इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। और जो कोई सी भी ग्रंथि जो अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप में काम करती है, हम उसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो कुछ यहाँ पे ग्रंथियों से रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है हमारे शरीर की? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो यकृत यानी कि लीवर ये जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर बात की जाए यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड भी दिया हुआ है। तो जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो एड्रेनल ग्लैंड होता है इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। या तनाव या उत्तेजना की स्थिति में ये उत्पन्न होता है। तनाव या उत्तेजना की स्थिति में उत्पन्न होता है। और इसको जो है फ्लाइट या फाइट हार्मोन कहते हैं। फ्लाइट मतलब डर के मारे भाग जाना, फाइट मतलब लड़ जाना किसी से। तो तनाव और उत्तेजना साथ में फ्लाइट या फाइट हार्मोन के नाम से एड्रेनल जो है एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसी को बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? तो एड्रेनल ग्लैंड से। और बात की जाए थायराइड जो है ग्लैंड का या थायराइड ग्रंथि की, तो यहाँ जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है, उसको यह विनियमित करता है। साथ में विकास को भी ये रेगुलेट करता है शरीर के। तो अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में ग्रंथि कौन सी कार्य करती है? तो अग्नाशय। और आपने जिस तरीके से यहाँ पे विश्लेषण देख रहे हैं, आपको कुछ ऐसा ही विश्लेषण जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करके जाना है, जो कि इस चैनल के हर एक जो आपको प्रश्न पूछे गए सबका विश्लेषण इसी प्रकार से कराया गया है। और आप लोग ये भी इस बात को भी समझिए कि जो टॉपर्स होते हैं, जो सफल शिक्षक आज के डेट में बीपीएससी में हैं, वो इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहली चीज़ कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं उनका वो विश्लेषण करके जाते हैं। और उसी विश्लेषण को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो जब हम भारत के साथ में पड़ोसियों की सीमाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ में सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये ध्यान रखना आपको। और अगर हम क्रम की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रिक है, भारत के साथ में जो पड़ोसी हैं उनकी एक ट्रिक है, और उस ट्रिक का नाम है बचपन MBA। शायद आपने सुना हो, बचपन MBA। अगर भारत के पड़ोसियों की बात की जाए तो जो है बा से बांग्लादेश के साथ में जो है भारत की सबसे लंबी जो है सीमा है 4096 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पे चाफ और चीन आता है। तो चीन के साथ में जो है
3488 किलोमीटर लंबी सीमा है चीन के साथ में, और फिर पास से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान के साथ में जो है 3323, और फिर अगर बात किया जाए नेपाल, फिर जो है म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। तो देखा जाए अफ़गानिस्तान से जो है भारत की सबसे छोटी सीमा है। तो प्रश्न पूछता है कि भारत के साथ में कौन सा देश सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ में, और ये है 106 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो 55 MBA, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक में। और ये जो है लंबाई के जो है घटते हुए क्रम में ये दर्शाया गया 55 MBA। बा फॉर बांग्लादेश, चा फॉर चाइना, पा फॉर पाकिस्तान, ना फॉर नेपाल, एम फॉर MBA, और एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, और ए फॉर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ में भारत सबसे छोटी सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आइजोल। और आइजोल के अलावा जो है आइजोल मिज़ोरम का जो है मिज़ोरम का ये राजधानी है। और अगर बात की जाए तो अगरतला, जो कि त्रिपुरा का राजधानी है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, ये भी जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अगली बार हो सकता है विकल्प में आपको अगरतला दे दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है आइजोल और अगरतला, जो कि मिज़ोरम और त्रिपुरा के क्रमशः राजधानियाँ हैं, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। और अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा बोलते हैं। और अगर बात की जाए तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो उन 8 राज्यों के नाम क्या क्या हैं तो जान लीजिए, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। तो गुजरात, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और फिर जो है मिज़ोरम और त्रिपुरा और मिज़ोरम, या मिज़ोरम या त्रिपुरा, मिज़ोरम और त्रिपुरा। और यहाँ पे बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो गुजरात की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब की राजधानी कर्क रेखा के नीचे है, जबकि मिज़ोरम और त्रिपुरा के जो राजधानियाँ हैं क्रमशः आइजोल और अगरतला, वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो यहाँ पे जो है कैचमेंट एरिया की बात कर रहा है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि नदी जो है कितना जल लेके जा रही है, कितने एरिया का जल लेके जा रही है, तो उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र। तो इसमें दिए गए विकल्पों में पोनानी नदी का जो है, तो पोनानी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न है, थारनवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, पूर्वी बिहार की जो जलवायु है वो C2 प्रकार की है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड प्रकार का है। और थारनवेट की जो क्लासिफिकेशन है जलवायु का, उसके बारे में एक आपको अलग छोटी सी कक्षा दे दी जाएगी, जिसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार में वो आपके हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 59 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो पहला विकल्प है सूखी सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। तो यहाँ पे आपके दिए गए सभी विकल्प जो है सही हैं। जो मोटा अनाज होते हैं उनको हम मिलेट्स बोलते हैं। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था 2023। ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और मिलेट्स को जो है, मोटा अनाज को जो है श्री अन्न भी कहा जाता है। तो श्री अन्न भी है, मोटा अनाज को कहा जाता है। ये सूखी सहिष्णु फसल होते हैं। सूखी सहिष्णु का मतलब होता है कि ये जो है, जो बहुत सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी बहुत आराम से उग जाते हैं। और साथ में जो है इनको कुछ बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है उगने के लिए। और फिर पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर भी हैं, और उनसे ज़्यादा भी ये जो है महत्व रखते हैं। तो अगर बात की जाए इनके उदाहरणों की, तो रागी, ज्वार, बाजरा, आपको ध्यान रखने नाम ये रागी, ज्वार, बाजरा, ये मोटा अनाज के उदाहरण हैं, रागी, ज्वार और बाजरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। ये NCERT से क्वेश्चन कॉपी किया गया था। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का जो हिस्सा है वो 30% है। और अगर बात किया जाए तो 27% आपका जो है पठार है, प्लेटू। और यहाँ पे जो है 43% जो है मैदान है। जैसे भारत में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये आपको ध्यान रखना 30% पर्वत हैं,
27% पठार हैं और 43% मैदान है। ये आपको ध्यान रखना है, अगली बार इनमें से कोई पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो जीवाश्म ईंधन सभी लोग जानते हैं कि गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। गैर नवीकरणीय का मतलब होता है कि अगर एक बार हमने इनको इस्तेमाल कर लिया, इनका भंडार समाप्त हो गया, तो अगली बार तक इनको आने में जो कई हज़ार साल लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं कि जो एक बार समाप्त हो गए तो दूसरी बार हज़ारों साल बाद मिलेंगे, तो इनको जो है। और इसके अलावा नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, ये इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा के अलावा जो है पवन ऊर्जा, ये सब उदाहरण है नवीकरणीय संसाधनों के। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो है श्रीहरिकोटा, हमने पीछे प्रश्न में देखा भी था, तो श्रीहरिकोटा द्वीप है और ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, थुम्बा जो है ये और श्रीहरिकोटा, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी उपग्रह है भारत के जितने भी उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, जैसे चंद्रयान 3, तो ये सभी जो है श्रीहरिकोटा द्वीप से, आंध्र प्रदेश से ये प्रक्षेपित किए जाते हैं। थुम्बा से जो है रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है, तो रॉकेट प्रक्षेपित जो है थुम्बा से किया जाता है। थुम्बा ये केरल में है, आपको ध्यान रखना है। थुम्बा जो है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, TERLS के नाम से, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये थुम्बा जो है तिरुवनंतपुरम केरल में है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो भारत में अब्दुल कलाम आइलैंड है, अब्दुल कलाम द्वीप है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब्दुल कलाम द्वीप हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए अगली बार। अब्दुल कलाम द्वीप को जो है व्हीलर द्वीप भी कहते थे पहले, तो व्हीलर आइलैंड आपको ध्यान रखना है, व्हीलर आइलैंड। तो अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर आइलैंड ये किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड, याद रखना आपको, परीक्षा में कई बार पूछा गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है। तो मिसाइल को कहाँ पे टेस्ट किया जाता है? तो अब्दुल कलाम द्वीप को, अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप पे जो है मिसाइल टेस्ट किया जाता है भारत का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों से संबंधित जो है हम विश्लेषण को समझते हैं। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यहाँ पे जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, इस नाम से एक पुस्तक लिखी थी, तो गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। और ये बुक भी पूछा गया, तो इसको जो है गांधी जी ने लिखा था। और चूंकि विकल्प में नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और आइए तुरंत समझ लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के कौन राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास थे। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोखले के जो है, गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे ये थे महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे, और साथ में महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि इस पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आप जानते हैं, राजकुमार शुक्ला। साथ में भी जान लीजिए कि राजकुमार शुक्ला जो है ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में आए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, किसके साथ में आए थे? ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में आए थे। किसकी सलाह से आए थे, यानी किसने इनको भेजा था समझा के? तो किसकी सलाह से आए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह से। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनको, राजकुमार शुक्ला और ब्रज किशोर प्रसाद को जो है गांधी जी से मिलने के लिए बोला था कि चंपारण के जो नील किसान है उनका जो समस्या का समाधान है केवल एक ही इंसान कर सकते हैं, वो है गांधी जी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है सलाह दिया था। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। और फिर जो है कहाँ पे मुलाकात किया था राजकुमार शुक्ला ने? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार चंपारण के नील किसानों का मुद्दा कांग्रेस के जो है समक्ष पहुँचा था। फिर जो है गांधी जी के पास यह बात पहुंची थी, तो लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। ये भी आपको नाम ध्यान रखने हैं। और फिर गांधी जी पूछता है कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। आगे की कहानी फिर किसी प्रश्न में, जो कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। लखनऊ समझौता हुआ था, तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था, जिस अधिवेशन की बात अभी हमने ऊपर किया है। और 1916 लखनऊ अधिवेशन में जो है, यहाँ पे लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लखनऊ समझौता जो है किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था
एक तरफ कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लड़ने का जो रणनीति बनाया गया था और उसके लिए ये एकजुट हुए थे अपने राजनीतिक अधिकारों और मांगों को जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने के लिए। तो इसी को जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो है समझौता बोला जाता है। चूँकि लखनऊ अधिवेशन में हुआ था तो ये लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का जो अवधारणा था, पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जो आगे चलकर कांग्रेस की बहुत भारी भूल साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को 1922 में निलंबित किया गया था। और आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 12 फरवरी। तो 12 फरवरी 1922 को निलंबित किया गया था। और किस कारण से निलंबित किया गया था? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर जिले में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसके वजह से जो है गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का कांग्रेस ने, प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस ने जो है गांधी जी के नेतृत्व में कब लॉन्च किया था? तो 5 सितंबर 1920। ये डेट आपको ध्यान रखना, 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया था। और इसके अलावा असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की गई थी कि इसको शुरू किया जाएगा? तो ये 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। और इसी डेट को जो है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। ये आपको नाम ध्यान रखना है। और विलियम जोन्स ने और क्या काम किया था फेमस? तो अभिज्ञान शकुंतलम का, अभिज्ञान शकुंतलम जो कि किसकी पुस्तक है? तो कालिदास की है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो कि संस्कृत में लिखा था, तो उसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने किया था? विलियम जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये पूछा गया प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए गीता का संस्कृत से जो है अंग्रेजी में अनुवाद, तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह प्रश्न बार बार क्यों पूछा जाता है? कारण यही है कि बिहार में होने वाला कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। तो आर.एन. मुधोलकर, जिनका पूरा नाम रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर था, तो आर.एन. मुधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसको जो है पटना आया विकल्प में या आए बांकीपुर, तो दोनों बात एक ही है। तो आपको ध्यान रखना, बांकीपुर भी विकल्प में दिया गया। तो जब बांकीपुर दिया रहेगा विकल्प में तो बांकीपुर हो जाएगा, जब पटना दिया रहेगा तो पटना हो जाएगा। दोनों एक ही जगह पे थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1912 पहला अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार कांग्रेस के जो है किसी अधिवेशन में शामिल लिए थे। पहला अधिवेशन था। और इस बात की जाए गांधी जी की, तो गांधी जी 1901 के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में भाग लिए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो यह हुआ था भागलपुर में। और इन्होंने जो है सियाराम दल की स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है अगली बार कि सियाराम दल की स्थापना किसने की थी? तो सियाराम सिंह ने कब की थी? तो 1942 के आंदोलन के समय। 1942 के आंदोलन के समय एक बिहार के जो सबसे बड़े नेता जो उस समय एक्टिव थे, क्या नाम था उनका? तो जेपी नारायण। तो जेपी नारायण ने क्या किया था? 1942 के आंदोलन के समय जो है आज़ाद दस्ता का जो है स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? तो बकरी का टापू पर जो है 1942 के आंदोलन के समय जो है आज़ाद दस्ता का स्थापना किया था जेपी नारायण ने। यह भी आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रस्ताव पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के साथ में जो है शुरू हो गया। फिर 9 अगस्त को जो है सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से जो है कोई नहीं है। सर ह्यूरोज जो है ये झांसी में या ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़े थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो आपको नाम ध्यान रखना है, मेजर विंसेंट आयर।
ये प्रश्न आपको जल्दी कहीं इसका आंसर मिलता नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। मेजर विंसेंट आयर ने जो है कुंवर सिंह को हरा दिया था, और कुंवर सिंह ने उससे पहले जो है अंग्रेज़ों को धूल चटाया था, लेकिन फिर जब मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में बड़ी सेना आई तो उसने जो है फिर जो है कुंवर सिंह जो है वहाँ से, मतलब कुंवर सिंह की सेना को जो है इन्होंने हरा दिया था। तो मेजर विंसेंट आयर का नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 1858 में जो है कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है। उसके बाद फिर उनके भाई अमर सिंह ने जो है क्रांति को आगे बढ़ाया था, और इनके जो कमांडर इन चीफ थे उनका क्या नाम था, तो कुंवर सिंह के कमांडर इन चीफ का नाम था हरे कृष्णा सिंह। तो हरे कृष्णा सिंह का नाम भी आपको ध्यान रखना, उनका भी प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, आपके सामने अब विश्लेषण 7 अगस्त का जो हेडमास्टर का पेपर है वो पूरा हुआ। इसके बाद आपको 7 ही अगस्त को जो आपका म्यूज़िक वाला पेपर आया था, कला का पेपर आया था, उसमें भी लगभग 24-25 क्वेश्चन है। तो उनका भी ऐसे ही जो है शानदार विश्लेषण आपके सामने अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी परीक्षार्थी जो है बीपीएससी ट्री 3.0 या 4.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें और समझे कि जो है बीपीएससी के जो प्रश्न दिए गए हैं, बीपीएससी जो प्रश्न पूछे हैं वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्रश्न को घुमा दिया जाता है। तो जितनी भी तरीके से घुमाया जा सकता है प्रश्न को, उतना हम यहाँ पे विश्लेषण आपको जो है करा रहे हैं। और इसी प्रकार के विश्लेषण से जो है जो शिक्षक सफल हुए हैं, जो हमारे कई सारे मित्र भी हैं, और हमारे एक मित्र हैं शुभम श्रीवास्तव जी, और शुभम श्रीवास्तव जी ने जो है पहले ही प्रयास में, अभी आगे इनका इंटरव्यू भी आएगा, तो शुभम श्रीवास्तव जी ने पहले ही प्रयास में 6 से 8 का, साथ में 9 से 10 टीजीटी का, और साथ में 11 से 12 पीजीटी जो है हिस्ट्री, तीनों एग्ज़ाम एक साथ में पहले प्रयास में ट्री 2.0 में क्लियर किया था। और आज के डेट में शुभम श्रीवास्तव सर जो है ये कहाँ पे है, तो गया में जो है नवादा ज़िले में, गया के बगल में नवादा ज़िले में ये पोस्टेड है। पीजीटी जो है इतिहास विषय में प्रवक्ता टीचर है। तो नवादा ज़िले में ये जो है हिस्ट्री के पीजीटी टीचर के रूप में कार्यरत हैं। ये आगे जो है, और हमने जितने भी शिक्षक हो चुके हैं उनसे बात किया, और वहाँ से जो एक रणनीति निकल के आई उसी के आधार पे इस चैनल पे आपको क्लासेस दी जा रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो कक्षा समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।